नमस्कार। मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन के मॉड्यूल आधुनिकतावाद पर चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम में हम समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे चिंतकों के विचारों का अध्ययन करते हैं जिनका साहित्य पर प्रभाव पड़ा है और जो हमारी कला रचना के मूल में है। इसलिए आधुनिकतावाद को भी हम इसी संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आधुनिकतावाद सिर्फ साहित्यिक आंदोलन नहीं है। इस अध्याय को, इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप आधुनिकतावाद की अवधारणा को समझ पाएंगे, आधुनिकतावाद की प्रमुख मान्यताओं को जान पाएंगे और साहित्य में आधुनिकता के प्रभाव को जान पाएंगे। आधुनिकता ने आलोचना को किस रूप में प्रभावित किया है, इसे आप समझ पाएंगे। तो ये आधुनिकता और आधुनिकतावाद, इनमें क्या फ़र्क है, इसे भी हमें जानने की ज़रूरत है। क्या आधुनिकता और आधुनिकतावाद एक है? दरअसल आधुनिकतावाद एक मूल्यबोध है, और जबकि आधुनिकता एक काल परक अवधारणा। जैसे हम किसी काल को कहें कि ये प्राचीन काल है, ये मध्यकाल है और ये आधुनिक काल है, तो ये एक काल की अवधारणा हुई। लेकिन जब हम कहें कि कोई व्यक्ति आधुनिकतावादी है, तो इसका वही मतलब नहीं है। हालांकि आधुनिकता और आधुनिकतावाद शब्द में, दोनों में इतना विरोध नहीं है, क्योंकि कोई मध्ययुगीनता से भरा हुआ व्यक्ति आधुनिकतावादी नहीं हो सकता। आधुनिकता की विशेषताएं उसके अंदर रहनी ही होती है। आधुनिकता का अगर अर्थ हम जानना चाहें तो मोटे मोटे जो अर्थ हैं या जो विचारकों ने निश्चित किया है, जैसे रेमंड विलियम्स ने कहा कि आधुनिकता का मतलब होता है अभी अभी, जो अभी अभी हुआ है वो आधुनिक है। उदाहरण अगर दें हम, तो रामचरितमानस तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में लिखी, तो 16वीं शताब्दी के अंदर वो जो रामचरितमानस है वो आधुनिक है। और इसी तरह प्रिय प्रवास जिस समय लिखा गया उस समय वो आधुनिक है। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो हमको ये लगता है कि जो रामचरितमानस है वो मध्यकालीन ग्रंथ है, मध्ययुगीन है, आधुनिक दूसरे हैं। तो ये जो काल है, जो समय है, ये समय अपने आप में महत्वपूर्ण है। आधुनिकता की जो तुलना है वो प्राचीनता से होती है या कई बार मध्ययुगीनता से होती है, और तुलना इस अर्थ में भी होती है कि क्या आधुनिक नहीं है और या क्या मध्ययुगीन है। तो ऐसा संभव है कि मध्ययुग की कोई चीज़ आज हमको आधुनिक लगे। जैसे कई विचारकों का मत है कि हिंदी में कबीरदास है। कबीरदास मध्य युग में पैदा हुए, लेकिन उनके जो विचार हैं वो बहुत अर्थों में आधुनिक है। इसलिए हम कबीर की आधुनिक व्याख्या भी करते हैं। कुछ लोगों ने कबीर की अस्तित्ववादी व्याख्या भी की है, कुछ लोगों ने उसकी प्रगतिशील व्याख्या भी की है। तो ये एक तरह से जो हमारे जो आज के मूल्य हैं, उन मूल्यों के साथ जो संगति में मध्यकाल में या अतीत के अंदर जो रहा है, उसको भी हम आधुनिक अर्थ में उपयोग में लेते हैं। एक और बात आधुनिकतावाद और आधुनिक के संदर्भ में जानने की है कि आधुनिकतावाद पश्चिम से हमारे देश में आया और फिर पश्चिम की इस मान्यता को हमने आत्मसात किया है। पश्चिम की ये धारणा कैसे आई, क्या हुआ, इसको लेकर के भी विद्वानों ने बहुत गंभीर चिंतन मनन किया। पहली बात जो बहुत स्पष्ट रूप से कही कि जो भाप के इंजन से उत्पन्न जो औद्योगिकरण है, आधुनिकता का संबंध उससे, क्योंकि आधुनिकता की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिकता काल 1920 तक का जो समय है वो आधुनिकता का समय माना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत से जिस समय बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, स्टील की कारखाने आए, भवन बने, पुल बने, जैसे जिसका पेरिस का जो टावर है, एफिल टावर है, वो उस समय बना। कितना ऊंचा, कितना भव्य, कितना बड़ा, इस तरह से पूरे समाज का पुनर्निर्माण उसमें आया। इसलिए रेमंड विलियम्स ने एक और बात कही कि आधुनिकता का प्रारंभ भवन निर्माण कला से हुआ। मकान ऐसे बनने लगे, वो आधुनिक है। और इसी तरह से जो आधुनिकता की धारणा हमारे सामने जब पहली बार आई, तो आधुनिकता मतलब ये कोई खराब सा मूल्य है, अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आधुनिकता विकास का अर्थ है, आधुनिकता एक अच्छी बात है, ये धीरे धीरे समाज में स्थापित हुआ। और इस तरह से आधुनिकता ने दो बातें की। एक तो ये कि जो अतीत है वो अतीत अच्छा नहीं,
आमतौर से ये माना जाता था हमारी जो मूल्यबोध है, हमारी जो दृष्टि है, वो हम आप्त वचनों में विश्वास करते थे। हमारी परंपरा बहुत अच्छी है, हम महान आर्यों की संतान हैं, या यूरोप वाले अपने अतीत का गौरवगान करते हैं, यूनान के महत्व की करते हैं, और हम भी अपने पूर्वजों की प्रशंसा में बहुत सारी बातें कहते हैं। तो जो आधुनिकतावादी व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, जो पहले हो चुका वो अच्छा नहीं था, इसलिए हम उसको अच्छा करेंगे। इसलिए अतीत का विरोध आधुनिकता के अंदर, आधुनिकता की एक बड़ी विशेषता है, और इसके लिए उन्होंने हमेशा कहा कि हम जो है वो नया करेंगे, और इसलिए मानव समाज का हमको नया निर्माण करना है, आधुनिक निर्माण करना है। तो ये जो धारणा आई, ये धारणा पश्चिम से आई। फिर ये हुआ कि बहुत समाज का बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है कहीं न कहीं खंडित हो रहा। उस व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए आधुनिकतावादियों ने एक दर्शन के सूत्र दिए। आधुनिकतावाद के प्रेरणा स्रोत पर अगर हम बात करते हैं कि किन किन से आधुनिकतावाद ने प्रेरणा ग्रहण की, तो जाहिर है कि ये एक वैचारिक दार्शनिक मान्यता है, चिंतन के स्तर पर आया है। तो सबसे पहले चिंतन में आधुनिकता की शुरुआत हुई। किस विचारक ने, किस चिंतक ने इस आधुनिकता को जन्म दिया? तो बहुत विरोधी विचारक जो हैं वो इस आधुनिकता के मूल में, एक ही तरह की विचारधारा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सगुण भक्ति में हम देखते हैं कि तुलसीदास की राम भक्ति शाखा है, तो एक ही तरह के विचार हैं। इसी तरह से जो कृष्ण भक्ति की अलग शाखा, निर्गुण भक्ति की एक मान्यता, ये बातें मानते हैं। जबकि आधुनिकतावाद में परस्पर विरोधी बातें मिलकर के और चिंतन की धारा को विकसित किया। मसलन फ्राइड ने विश्लेषण किया, फ्राइड का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्राइड ने स्वप्न का विश्लेषण किया और पूरे मनुष्य का नए ढंग से विश्लेषण करके, और फ्राइड ने कहा कि मनुष्य जो भी कुछ काम करता है वो तर्क से नहीं करता, प्रवृत्ति से करता, और ये जो प्रवृत्ति होती है अचेतन से करता। उसको नहीं पता होता है वो क्या कर रहा है, उससे वो हो जाता है। वो गलती भी करता है तो करता नहीं है, वो हो जाता है। चेतन मन से नहीं करता है, अचेतन करता है, और वो जो मनुष्य का जो अचेतन है वो उसको नियंत्रित करता है। तो इसका तात्पर्य है कि मनुष्य जो है सोच समझ करके, निर्णय लेकर के और फिर काम करता है। ये धारणा मनुष्य की जो अवधारणा है ये बदल गई, और उस स्वप्न के द्वारा और अचेतन के अंदर और निष्क्रिय जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, आंतरिक जो प्रवृत्तियां हैं, उस आंतरिक प्रवृत्तियों से ये हुआ। दूसरी बात, जो विज्ञान के अंदर भी प्रत्यक्षवादी दर्शन होया कि जो चीज़ें दिखाई हमको देती है, ये माना जाता था पहले कि हमसे बाहर एक वास्तविकता, एक यथार्थ है, और उस यथार्थ को हम जानते हैं कि ये प्रकृति है। लेकिन प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर आप जो कुछ देख रहे हो वो आपके मन से, आपके मस्तिष्क में पहले से उसकी रेखाएं बनी हुई होती है, और इसलिए मस्तिष्क महत्वपूर्ण है। और यथार्थ की ये जो धारणा है, जो 19वीं शताब्दी से पहले की धारणा है, ये धारणा अब हमारे बीच में मान्य नहीं। इसी तरह उसी समय जो विकासवाद की धारणा आई, डार्विन आए। डार्विन ने कहा कि जो मनुष्य का जीवों की उत्पत्ति के बारे में एक लंबी चौड़ी बात आई और उस पर बहुत बहस सब हुई। उसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास पशुओं से हुआ, और किस तरह एक कोशीय जीव धीरे धीरे बहुकोशीय जीव में विकसित हुआ, और मनुष्य भी इसी तरह जीवों के क्रमिक विकास से आया। तात्पर्य इसका क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि मनुष्य जो है, अब तक हम ये मानते थे कि मनुष्य ईश्वर की संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर की संतान हैं, तो जैसे हम हैं वैसे ही हम थे और वैसे ही हम हो गए सामने। डार्विन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मनुष्य भी एक तरह का पशु ही है, और उस पशु की प्रवृत्तियां मनुष्य में इसीलिए पाई जाती है क्योंकि वो उसका क्रमिक विकास हुआ। तात्पर्य है कि वो जो हमारी जो पूरी जो धार्मिक परंपरा थी, उस धार्मिक परंपरा को इन्होंने चोट पहुंचाई। इसी तरह कार्ल मार्क्स हुए, और कार्ल मार्क्स ने सारे समाज का विश्लेषण करके बताया कि किस तरह से जो सामाजिक अंतर्विरोध है वो मुख्यतः आर्थिक अंतर्विरोध है। अर्थतंत्र का झगड़ा होता है, इसी से वर्ग संघर्ष होता है। अब तक का मानव इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, और आगे भी ये वर्ग संघर्ष चलते रहेंगे। तो कैसा समाज बनाना चाहिए? तो एक कंसेप्ट उन्होंने दिया कि भाई समाजवाद का निर्माण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता चिंतन के स्तर पर कि फ्राइड के विचार एक तरफ हो गए और डार्विन के विचार एक तरफ हो गए, मार्क्स के विचार एक तरफ हो गए, दूसरे विचारकों के विचार एक तरफ हो गए। वो सब विचार
कोई एक व्यक्ति ही पढ़ता है ना, एक व्यक्ति ही जानता है। रचनाकार तो सबको पढ़ता है, तो रचनाकार के मन में ये सामूहिक सबका सम्मिलित प्रभाव पड़ा, और ये जो आधुनिकता है वो इस सम्मिलित प्रभाव से पैदा हुई। तो ये प्रमुख प्रेरणा स्रोतों के अंतर्गत ये विचारक आते हैं। और भी बहुत सारे, जॉन लॉक ने कहा कि ये जो है मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो खाली प्लेट की तरह होता है, और उसके अंदर जो भी अनुभव आता है वही अनुभव उसको लिख देता है। तो बाहर की चीज़ों के बारे में, मनुष्य के बारे में, जीवों के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत सारी नई वैज्ञानिक खोजें हुई, और इस तरह से जब औद्योगिकरण हुआ तो ये हुआ कि कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। पुराना जो समाज होता था वो हमारा स्थायित्व में विश्वास करता था। मित्रता है तो स्थायी है, माता पिता का रिश्ता स्थायी है, गुरु का रिश्ता स्थायी है। लेकिन अब ये हुआ कि किसी का कोई भरोसा नहीं, हर चीज़ अविश्वसनीय है, इसलिए प्रत्येक वस्तु पर प्रश्न उठाया जा सकता है। इसलिए आधुनिकता का एक अर्थ किया सप्रश्न दृष्टि। बड़ों का कहना मानो, एक सामान्य एक आप्तवचन है। तो आधुनिकतावादी कहेंगे क्यों मानो, बड़ों का कहना मानने से क्या होएगा, तब फिर उसको एक तर्क आप देंगे कि बड़ों का कहना मानने से आपका फ़ायदा ये होएगा कि जो उनके अनुभव है उस अनुभव से सीख करके आप अपने जीवन को सुचारू रूप से कर सकते हैं, आदि आदि। कोई और भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ बिना तर्क के, बिना प्रश्न के हम स्वीकार नहीं करते। ये जो सप्रश्न दृष्टि है, आपने कहा है और ये मैंने मान लिया, ये मध्ययुगीनता। मैं अपने अनुभव से देख करके, आपकी चीज़ों की परीक्षा करके, क्योंकि विज्ञान में, वैज्ञानिक प्रगति में, औद्योगिकरण में इस परीक्षा का बड़ा महत्व था, प्रश्नों का बड़ा महत्व था। तो ये सब चीज़ें मिल करके उस आधुनिकता की दिशा में आई। तो ये जो आधुनिकतावाद है, इसकी क्या विशेषताएं, हम इनकी विशेषताओं का जिक्र अगर करना चाहें तो क्या विशेषताएं? तो एक तो ये कि एक अवधारणा नहीं है, इसकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं, परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं, और एक तरह से सब मिलकर के एक आधुनिक मनुष्य बनाती है। फिर दूसरा, इसके अंदर जिस यांत्रिकता की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, भाप के इंजन की बात करते हैं, बड़े बड़े भवनों की बात करते हैं, ये सब आधुनिकता के कारण हुआ। तो जो हमारा जो परंपरागत समाज था, जो मध्ययुगीन समाज था, सारे संसार का मध्ययुगीन समाज, और विशेष रूप से चूंकि ये पश्चिम की अवधारणा है इसलिए पश्चिमी समाज, उस समाज के अंदर बहुत विघटन हुआ, आपस में अविश्वास की मात्रा हुई। और ये हुआ कि मनुष्य जब पशु है, और या जैसे नीत्शे ने कहा कि मनुष्य तो है ना अब शक्ति प्राप्त करना चाहता है, या उसने कहा ईश्वर की मृत्यु हो गई। तो ये जो धारणाएं आई, ये जो विचार आए नए ढंग के, इन विचारों ने उस युग के मनुष्य को बहुत आंदोलित किया। लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। सामूहिक जीवन पद्धति का, दिस वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लोग है ना बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में रुचि लेते हैं। आपको क्या मतलब, मैं इधर जा रहा हूँ कि इधर जा रहा हूँ, आपको क्या मतलब? मेरा अपने जीवन है, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मेरा मन होएगा मैं वैसे करूँगा। तो ये जो तर्क आया कि जो मेरी इच्छा होएगी वो मैं करूँगा, ये व्यक्तिवाद। अन्यथा हमारे जीवन की सारी चीज़ें निश्चित है, हमको कैसे उठना चाहिए, कैसे हमको बैठना चाहिए, कैसे हमको हंसना चाहिए। बड़ा व्यक्ति आए हमारे सामने तो हमको खड़े हो जाना चाहिए, उसको नमस्ते करना चाहिए, ये सब चीज़ें तय है। आधुनिकतावादियों ने कहा कि ये जो कुछ तय है वो मैं नहीं करता, मैं क्यों करूं, मैं आपको क्यों नमस्ते करूं, मैं नहीं करता, या मेरा मन होएगा तो करूंगा, जिसका मन होएगा तो करेगा। तो ये जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, वैयक्तिक स्वतंत्रता का जो प्रश्न है वो इसलिए था कि इसमें सारे मनुष्य, अगर आप देखें तो एक निश्चित तरह के काट छांट करके मध्ययुग ने मनुष्य बना दिए। तो मेरी अपनी मौलिकता क्या रही, मेरा अपना सृजन क्या रहा, मैं अपने में मैं जो हूँ वो क्या हूँ, मैं सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं हूँ। इसलिए इस व्यक्तिवाद ने उत्पन्न किया। जब ये व्यक्तिवाद उत्पन्न हुआ तब कला में भी, साहित्य में भी, चिंतन में भी, विचारों में भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर परिवर्तन हुआ। और इसलिए आधुनिकतावाद अपने ढंग का एक नया आंदोलन है, और जिसका प्रभाव साहित्य पे तो पड़ा ही था, भवन निर्माण पे पड़ा, चित्रकला पे पड़ा, संगीत में बहुत प्रभाव पड़ा। तो ये सब लोग मिल करके उसमें आते हैं। जैसे उसमें ये हुआ कि भाई कोई निश्चित नहीं है, सत्य आपको प्राप्त नहीं हुआ, सत्य आप प्राप्त करने की प्रक्रिया में हो। उस प्रक्रिया में हो सकता है कि आपको सत्य मिल जाए, और यह हो सकता है कि सत्य नहीं मिले। इसकी एक और विशेषता की तरफ एजरा पाउंड ने जिक्र किया कि मेक इट न्यू। चीज़ें
नई बना दूँ। जिसका मतलब क्या हुआ कि आधुनिकतावादी दर्शन ये मानता है कि जितनी भी संसार में कहानियाँ हैं सब पहले कही जा चुकी है, सारा जीवन अभिव्यक्त हो चुका है, हम सभी चीज़ों के बारे में पहले से जान चुके होते हैं। तो जब सब चीज़ें पहले कही जा चुकी है तो मैं क्या कहूँगा नया, तो उस पुरानी जो बातें हैं उसको मैं नए रूप में कहूँगा। इसलिए दो चीज़ें आधुनिकतावाद के साथ आई, एक तो प्रयोग कि नई बात कहो, और दूसरा ये जो नई बात है वो सिर्फ रूप में ही हो सकती है, वस्तु में कोई नई बात नहीं होती। मनुष्य होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, मर जाता है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं। अब इस जीवन को आप नए रूप में चित्रित कर सकते हो। इसलिए आधुनिकतावाद का जो चित्रकला है इसमें बहुत फला फूला। एक चित्रकार के बारे में टिप्पणी की थी एक आधुनिकतावादी ने कि ये जो अमुक चित्रकार है ये आधुनिक चित्रकार नहीं। तो कहा क्यों? क्योंकि ये ना रेखाओं से चित्र बनाता। तो क्या हुआ रेखाओं से चित्र? वो तो कैसे नहीं? कहा कि साहब जो रेखाओं से चित्र बनाता है उसको पता है कि मुझे यहाँ पहुँचना, ये रेखा से ऐसा ऐसा मेरे को चित्र बना देना, गाय का चित्र बना देना, घोड़े का बना देना, मनुष्य का बना देना, तय है उसका। तो वो कोई कला नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि आपको वहाँ जाना। और ये जो आधुनिकतावादी कला है इसको ये मालूम नहीं है कि कहाँ जाना। अनिश्चय बहुत ज़रूरी है। अनिश्चय में आधुनिकता है, अस्थिरता में आधुनिकता है। निश्चित हो गया कि जन्म के बाद मृत्यु होती है तो ये आधुनिकता नहीं है। मृत्यु के बाद, मृत्यु से साक्षात्कार, मृत्यु से दो मुठभेड़, इसका अगर कोई बात हो तो वो आधुनिकता। तो कुंवर नारायण ने आत्मजयी कविता लिखी जिसमें नचिकेता मृत्यु से साक्षात्कार करता। तो मृत्यु से बातचीत, ये एक कोई नई बात हुई। ये जो पुराने पात्र हैं उनमें से हमने कुछ नया निकाला। इसलिए आधुनिकतावादियों का ये आग्रह रहता है कि कुछ ऐसा कहो जो आपको नया लगे, बात नई नहीं होगी। इसलिए दो विरोधी चीज़ों को जोड़ दो। टी.एस. इलियट की कविता में बहुत विरोधी चीज़ें आके और कुछ अर्थ कर देती है। ब्रेख्त के नाटकों में जो पुराना जो ढांचा था नाटक का और रंगमंच का, उस ढांचे को तोड़ करके उन्होंने और भी नए ढंग से हमारे सामने रखा। तो ये मेक इट न्यू, जिसमें ये कि जो बातें आपके पास आ चुकी है, जो कहानी कही जा चुकी है, उस कहानी को आप फिर से कैसे कहोगे, नए ढंग से कैसे कहोगे, वो चीज़ तो आधुनिकता हुई। और अगर आपने उसी बात को मसलन ये माना जाता है कि रामचरितमानस की जो कथा है उस कथा को अगर आप उसी तरह से वापस कहोगे तो आपके कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुलसीदास ने बहुत अच्छी तरह से लिख रखा। तब आप उसके अंदर से कुछ निकालोगे और निराला ने जैसे राम की शक्ति पूजा लिख करके और एक शक्ति की मौलिक कल्पना राम की शक्ति पूजा की, तो ये एक तरह का नई चीज़ होगी। उसी पुरानी के अंतर्गत कुछ जोड़ घटा के कुछ नया फॉर्म ला करके और आपके सामने जब कलाकार प्रस्तुत कर देता है, रचनाकार प्रस्तुत कर देता है, तब वो रचना आधुनिक होती है। आधुनिकतावाद में ये जो प्रयोग के प्रति जो बल है, इसकी व्याख्या बहुत लोगों ने अपने ढंग से कही है। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में इस प्रयोग की सार्थकता पे एक प्रश्न उठाया कि हम क्यों प्रयोग करना चाहते हैं, कहाँ ज़रूरत है प्रयोग करने की। जैसा जीवन चलता रहा है हमें उसी तरह का जीवन, जैसी कविता लिखी जा रही है वैसी ही कविता आगे लिखें, जैसा चित्र बनाया जा रहा है, जैसा संगीत सुनाया जा रहा है, हमको श्रोता भी मिले हुए हैं, दर्शक भी मिले हुए हैं, पाठक भी मिले हुए हैं, फिर हम ये प्रयोग क्यों करते हैं। और इसकी ओर इशारा करते हुए अज्ञेय ने लिखा है कि प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है। इसको और भी स्पष्ट करने के लिए एक बात हम और कहें, प्रयोग निरंतर होते आए हैं और प्रयोगों के द्वारा ही कविता या कोई भी कला, कोई भी रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सका। जो कहता है कि मैंने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, वह वास्तव में यही कहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। ऐसा व्यक्ति अगर सच कहता है तो यही पाया जाएगा कि उसकी कविता कविता नहीं है, उसमें रचनात्मकता नहीं है, वह कला नहीं शिल्प है, हस्तलाघव है। जो उसी को कविता मानते हैं उनसे हमारा कोई खंडन झगड़ा नहीं। अब यह इस व्याख्या को समझे कि जो भी कोई कविता लिखता है वो प्रयोग करता है, और इसलिए आधुनिकतावादी प्रयोगवादी नहीं। इसलिए अज्ञेय ने कहा कि आपने हमको जो प्रयोगवादी के नाम से जो विभूषित कर दिया और बता दिया कि ये तो प्रयोगवादी है, ये प्रयोगवादी हम नहीं हैं, क्योंकि प्रयोग तो सभी काल के सभी कवियों ने किए।
जो पुरानी परंपरा थी उस परंपरा के अंदर परिवर्तन उन प्रयोगों के द्वारा ही होता है। इसलिए टी.एस. इलियट ने भी ट्रेडिशन और प्रयोगों की बात की और अज्ञेय ने उनसे प्रभावित होकर के वो तर्क गढ़ा, एक सिद्धांत गढ़ा और सिद्धांत से स्थापित करने की कोशिश की कि प्रयोगों की अनिवार्यता है। और वो कहते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि मैंने जीवन में कभी कोई प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई कविता नहीं लिखी। और इसका और अर्थ भी हो सकता है, अगर हम इसके अर्थ को खींच करके नीचे ले जाएं तो हमने कोई जीवन जिया ही नहीं है। हमने मशीन की तरह से पाश्विक स्तर पर एक जीवन जिया है, एक रचनात्मक जीवन जिसमें होता है, जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया तो आपने किसी प्रकार की कोई नवीनता नहीं, किसी प्रकार की कोई मौलिकता नहीं। और जब मौलिकता नहीं है तब सृजनात्मकता नहीं है, सृजनात्मकता नहीं है तब रचना नहीं है। इसलिए न सिर्फ हमने प्रयोग किया वरन हर कवि प्रयोग करता है। दूसरी बात अज्ञेय यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि प्रयोग सिर्फ प्रयोग के लिए नहीं होता कि हमने ऐसे ही कुछ प्रयोग कर दिया। प्रयोग के बाद में आपने पाया क्या? अंतिम निर्णय तो उस खोज के फल से होता है। आपने एक नए चित्र की अवधारणा सामने रखी और उस चित्र को आपने चित्रित किया और सामने आया। गुएर्निका बनाई मान लीजिए पिकासो ने, तो एक चित्र आपके सामने आया। वो जो बना वो एक नए प्रयोगों के द्वारा बना। तो सिर्फ प्रयोग महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयोग के साथ में वो उपलब्धि भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए अज्ञेय कहते हैं कि इन्हीं प्रयोगों की निरंतरता से आधुनिकता या मानव सृजनशीलता या कविता का विकास होता है। तो एक युग आया, ये समय आया जिसमें आधुनिकतावादियों ने इतने अधिक प्रयोग किए। अगर हम हिंदी साहित्य की दृष्टि से आप देखें तो रीतिकाल के अंदर कोई प्रयोग नहीं हुआ था। सारे कवि जो है गुलीचा है, गुणीजन है और सब नायिका है और नायक है और श्रृंगार रस है और उन्हीं सब का वर्णन किया और कविता ला करके बना दी। या इसी तरह छायावाद के ज़माने के जो कवि थे उन्होंने एक पैटर्न के अंदर कविता लिख दी। लेकिन जब छायावादियों ने शुरुआत की थी तब तो उन्होंने तोड़ा था। पुराना द्वैधी युगीन जो इतिवृत्तात्मकता थी उससे विरुद्ध उन्होंने उससे अलग तरह का प्रयोग किया। प्रेमचंद ने अलग तरह का प्रयोग किया। प्रेमचंद ने जो वर्णनात्मक उपन्यास लिखे, उस उपन्यास के बाद में रेणु ने जो मेला आंचल लिखा, मेला आंचल के शिल्प में रात दिन के अंतर है, ये प्रयोग है। और चूंकि मेला आंचल उन दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है, एक तो इसलिए कि मेला आंचल का शिल्प और शिल्पगत नवीनता, एक तो उनकी भाषा जो वहाँ की बोली से जुड़ी हुई है और उसमें इतने प्रकार के पात्र और स्थानीय संस्कृति और आधुनिक जीवन और सब उसके अंदर है, फ्लैशबैक शैली और सारे चीज़ों का वर्णन। और दूसरा उसका वस्तु तत्व, उसका वस्तु तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर लेकिन हम वस्तु तत्व की बात नहीं कर रहे। आधुनिकतावादी कहते हैं कि वस्तु तत्व तो जीवन के अंदर है और आप उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उसके बारे में हमको बात नहीं करनी। हमको बात ये करनी है कि उन्होंने कैसे शिल्प को तोड़ा और एक नया शिल्प गढ़ा। तो जो रचनाकार उस शिल्प को गढ़ता है, नई चीज़ें लाता है, वो महत्वपूर्ण है। और ये इनके अंदर आता है आधुनिकतावादियों। और इन आधुनिकतावादियों ने यह भी कहा कि चूंकि जीवन निश्चित नहीं है, बुराई का पराजय होएगी और अच्छाई हमेशा ही विजय प्राप्त होएगी, सत्यमेव जयते, यही निष्कर्ष निकलेगा। ये जो दृष्टि है इन आधुनिकतावादियों के अनुसार वो इससे सहमत नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि कई बार सत्य न जीते या सत्य को जीतने के लिए भी असत्य का सहारा लेना पड़े। तो ये असत्य और असत्य की ये जो धारणा है ये भी प्रश्न के भीतर आ गई, सवालों के भीतर आ गई। इसलिए हिंदी में भी इस आधुनिकतावाद के प्रभाव से बहुत सारा साहित्य लिखा गया जिसमें जो प्राचीन परंपराएं थी उन प्राचीन परंपराओं को, उन परंपराओं के साहित्य को नए ढंग से लिखा। जिसमें से हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती का अंधा युग में महाभारत की कथा अपने ढंग से हमारे सामने आई। इसी तरह संशय की एक रात कविता जो है वो राम कथा को लेकर के लिखी गई। तो जो पुरानी हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं वो पूरा परंपरा इन प्रयोगों के द्वारा वापस नई हो जाती है। इसलिए ये प्रयोग सिर्फ प्रयोग नहीं है वरन परंपरा की निरंतरता उसको बनाए रखते हैं और उसके लिए रचनाकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। और ये इस अर्थ में आधुनिकतावाद की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। आधुनिकतावाद और अमूर्तन की कला,
इसको अगर आप देखें तो आधुनिकतावादियों ने अमूर्तन का बहुत जगह जगह प्रयोग किया था। इस अमूर्तन के संदर्भ में हमें जानना चाहिए कि कला के बारे में प्लेटो और अरस्तु की ये मान्यता थी कि कला जो है वो अनुकरण है और वो प्रकृति का अनुकरण है और अनुकरण का अनुकरण है, आदि आदि हम अनुकरण के सिद्धांत को जानते हैं। आधुनिकतावादियों ने कहा कि नहीं, इस अनुकरण से हमारा कोई मतलब नहीं, हम चीज़ों को देख करके उसकी नकल नहीं करते, हम उन चीज़ों के सार तत्व को आपको सामने रखता है। जैसा रोजर फ्राई ने जो सार्थक रूप का जिक्र किया, तो उसने ये कहा कि हम उसके भीतर की जो वास्तविकता है उसको हम नए ढंग से दिखते हैं, हम तो बाहरी आकार प्रकार का अनुसरण नहीं करते। मान लीजिए हमको एक किसी जानवर का हमको चित्र बनाना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जानवर, एक घोड़ा है, उस घोड़े का आपने चित्र किया और घोड़े के चित्र के अंदर आपने उसका मुंह जो है वो शेर का लगा दिया, या से उस मुंह में भी आँख किसी और जीव की लगा दी और उसके ऊपर सींग एक लगा दिया या दो लगा दिए, कान का एक इम्प्रेशन दिया, एक प्रभाव आपने दिया। तो ये चित्रकला में जो विचित्र विचित्र चीज़ें, जो असंबद्ध प्रतीत होने वाली जो चीज़ें, उनको आपने इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करने के बाद में आप एक खास चीज़ को बताना चाहते हैं, उस खास संदेश को देना चाहते हैं। वो संदेश इस अमूर्तन के द्वारा संभव है। एक और बात आधुनिकतावादी कहते हैं कि अमूर्तन से हम सत्य की अभिव्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। अमूर्तन खाली नहीं, अमूर्तन के लिए नहीं होता है जिसे हमको कुछ समझ में नहीं आता। अमूर्तन अस्पष्ट होता है, अस्पष्टता अमूर्तन के अंदर रहती है, लेकिन उस अस्पष्टता के द्वारा वो कोई निश्चित बात कहना चाहते हैं। इसलिए इन आधुनिकतावादियों ने अमूर्तन को, जो चित्रकला के जो लोग थे, उन्होंने उस अमूर्तन का वर्णन किया और कविता में भी ये अमूर्तन अपने ढंग से आया और जिसके अंदर कविता के भीतर से जो कथा वाली शैली थी, उस कथा वाली शैली का जैसे धीरे धीरे लोप हो गया। हम देखते हैं कि हिंदी में जो लंबी कविताएं लिखी जाती थी या जो महाकाव्य लिखे जाते थे, जिसमें एक कथा होती थी और एक पात्र होते थे और चरित्रों का विकास होता था, वो सब बहुत धीरे धीरे करके अपने आप ही समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हुए? एक कहीं ना कहीं वो जो आधुनिकतावादी जो दृष्टि थी, उसका जो आग्रह था, उस आग्रह ने ये हुआ कि मेरे मन में इस समय जो भी तरंग आई उसको मैंने अपने ढंग से आपके सामने रख दिया, वो हम मेरी तरफ से कला होगी। और उसके लिए आपको इतनी लंबी कथा की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर आपको वर्णन करना है, विवरण देना है, तो आप उपन्यास के अंदर जाइए, उसमें आपको कविता में आने की ज़रूरत नहीं। उपन्यास के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर भी कई तरह की दूसरी अमूर्तन की प्रक्रिया आ जाएगी। अपने अपने अजनबी उपन्यास में जो है वो सेल्मा और यो के जो पात्र हैं दोनों, वो अपना एक अलग ही जीवन जीते हैं। तो आपके पास उसकी एक गुंजाइश रहती है और इस गुंजाइश के द्वारा ये अमूर्तन बढ़ता है। और जिसे कहना चाहिए प्रातिनिधिकता, कि जैसे आप मान लीजिए आपको किसान का चित्रण करना, तो एक किसान जैसा होना चाहिए, एक होरी होना चाहिए, उसको ऐसे कपड़े होने चाहिए, उसका ऐसा वस्त्र आभूषण सब धनिया ऐसी होनी चाहिए, सब उसी तरह का होना चाहिए जैसा है। तो ये जो यथार्थवादी आग्रह है, इस यथार्थवाद के आग्रह को आधुनिकतावादियों ने छोड़ा, तिलांजलि दे दी और कहा कि इस यथार्थवाद से कला रचना संभव नहीं है। आधुनिकतावादी कहते हैं कि हमारे जो कवि की जो कलम है वो कैमरा की तरह नहीं है, लिया और फोटो खींचा, ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये किताब है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है, पूरा चित्र आपने जैसा जैसा था उसका वर्णन कर दिया। ये यथार्थ प्रकृति चित्रण है, इसका वर्णन नहीं करते। वो कहते हैं कि इस यथार्थ में सतही चीज़ें आती है और हम सतही चीज़ों की अभिव्यक्ति नहीं करते। और आधुनिकतावादियों के अनुसार सतही चीज़ें तो ऐसी होती है जो आप वैसे ही जानते ही हैं। जीवन के अंदर बहुत सारी सतही चीज़ें आपके सामने आती है और उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं आता। आपका ध्यान एक विशेष चीज़ पर आता है। एक क्षण होता है जिस क्षण में आप महसूस करते हो कि ये जीवन की सच्चाई है, और इसीलिए कई बार कहते हैं कि एक क्षण में पूरा जीवन हम तो जी लेते हैं। ये आधुनिकतावाद का बड़ा प्रसिद्ध मान्यता है कि उसमें सारा लंबा जीवन जीने की ज़रूरत नहीं। तो उस सारे लंबे जीवन का वर्णन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जन्म लिया, फिर खड़े हुए, फिर उठे, फिर बैठे, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर चाय पी, फिर सो गए, फिर उठ गए। ये इस सब का वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक आपकी अनुभूति का जो क्षण है, जिस क्षण में जीवन की सभी अनुभूतियाँ समाहित हो जाती है, उसका हम चित्रण करते हैं। इसलिए यथार्थ परक कला
आधुनिकतावाद के विरोध में पड़ती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि उपन्यासों में, नाटक में, संगीत में, सब में वो जो यथार्थवाद, जो परंपरागत यथार्थवाद था, वो क्षीण होता चला गया। और उस यूरोपीय इस आंदोलन का प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर भी पड़ा और हिंदी में भी बिना कुछ कहे हुए इस यथार्थवादी जो वर्णन पद्धति है उसको रचनाकारों ने छोड़ दिया। जो रचना पद्धति मैथिली शरण गुप्त की और हरिओद की थी, जिसमें था दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, फिर ये हो चला, फिर वो हो चला, उसका वर्णन बाद में आधुनिकतावादी जो रचनाकार थे उन्होंने नहीं किया। ये है यथार्थ का विरोध, इसलिए कि यथार्थ जो भी होता है वो सतही है। अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है तो आप अपना नाम बताते हो, आप परिचय में देते हो, आप कहाँ पढ़े हो, क्या आप काम करते हो, क्या आपने कौन कौन सी किताबें लिखी है। ये जो परिचय होता है जो हम आमतौर से अपने जीवन वृत्त में देते हैं, इसमें उस मनुष्य की सच्चाई की अभिव्यक्ति नहीं होती। आधुनिकतावादियों का कहना यह है कि आपने जो जीवन वृत्त की जो सतही सच्चाइयाँ दी उससे ये व्यक्ति अलग है, क्योंकि फ्राइड के अनुसार ये अपने अवचेतन से चलता है और उस अवचेतन का कोई भी हिस्सा इस सतही जीवन वृत्त के अंदर नहीं आया। इसलिए इसका वर्णन करना, इसका विवरण देना ये कला की श्रेणी में नहीं आता। और इसीलिए जो वर्णन करते हैं वो गहरे यथार्थ का वर्णन करते हैं, भीतरी सच्चाई का वर्णन करते हैं, असली सच्चाई का वर्णन करते हैं। और तब हम उसके लिए अमूर्तन का प्रयोग करते हैं, तब हम नई भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी शब्द का प्रयोग नहीं करते जो शब्द पहले से चला आ रहा, बल्कि उस पुराने शब्द में हम कुछ नया अर्थ भरते हैं और तब वो कविता एक नए आलोक में प्रकाशित हो जाती है और तब वो कहानी हमको नए ढंग से मिलती है। तब जो लतिका का दर्द है वो हमको दूसरे ढंग से दिखाई देता है। ये जो प्रयोग है ये आधुनिकतावाद की एक बड़ी भारी विशेषता है। इसी तरह ये समय की सरल रेखा में विश्वास नहीं करते, कार्य कारण श्रृंखला में विश्वास नहीं करते। आप इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने ये कहा, ये पात्र को इसलिए क्रोध आया क्योंकि दूसरे पात्र ने, ये जो कारण कार्य श्रृंखला है, इस कार्य कारण श्रृंखला में विश्वास नहीं करने के कारण चरित्र में, कथानक में, किसी में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि अकारण ऐसे ही मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा वाक्य बोलूं जो सामने वाले को बुरा लगे और मैंने बोल दिया, मैंने नहीं सोचा इसका क्या परिणाम होएगा। तो कार्य कारण श्रृंखला से जो बद्ध व्यक्ति होएगा वो तो इसका पूरा बताएगा कि इसको जो क्रोध आया उसका कारण ये था। जबकि क्रोध अपने आप में अगर किसी पात्र को आया है तो वो उसको स्वयं नहीं पता कि क्यों आ गया। तो ये कारण कार्य श्रृंखलावादी, ये जो समयबद्ध, ये जो रचना का जो तरीका है, जो उपन्यास का जो कथानक होता है, इस कथानक का ही लोप हो गया। आधुनिकतावादियों ने सारे कथानकों का समाप्त है, उपन्यास में भी समाप्त है, कविता में भी समाप्त है, चित्रकला में भी समाप्त है, और सिर्फ उस प्रभाव का विश्लेषण करते हैं कि अंतिम परिणाम क्या निकला। तो जो है कि सीधी रेखा नहीं, टेढ़ी रेखा, अनिश्चित रेखा, जीवन का पता नहीं, भविष्य का पता नहीं, मनुष्य अकेला है, मनुष्य पीड़ित है, मनुष्य असमंजस में है, क्योंकि इस पूरी कला के अंदर उसकी मूल मनुष्यता गायब हो गई। एक और बात इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि ये जो औद्योगिकरण का जो समाज आया, इस औद्योगिकरण के समाज के कारण बहुसंख्यक जनता जो है वो गरीबी के अंदर, भूखमरी के अंदर, अशिक्षा के अंदर चली गई और कुछ एक शक्तिशाली बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ जो साहित्य, संस्कृति और कला का हामी था। इसलिए आधुनिकतावादियों पर यह आरोप लगाया कि ये अल्पसंख्यक लोगों का, भद्र जनों का साहित्य रचते हैं जो कुछ लोगों को समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। एक ऐसा जिनका संवाद सामान्य जनता से नहीं है, क्योंकि सामान्य जनता को साहित्य की समझ ही नहीं, इसलिए भीड़ का बड़ा विरोध करते हैं। आज्ञे ने भी भीड़ का बहुत विरोध किया कि भीड़ एक खास तरह की मानसिकता से चलती है और उसी नैतिकता से चलती है, जबकि जो मनुष्य होता है वो अपने अंदर से अपनी नैतिकता स्वयं निर्णय करता है। वो जो व्यक्ति है, वो जो सजग व्यक्ति है, वो सजग व्यक्ति हमारे साहित्य का लक्ष्य है और हम उसका चित्रण करते हैं, हम सामान्य लोगों का चित्रण नहीं करते। तो जब जीवन में वो लोग बाहर निकल गए इस मुख्य धारा से, तो कला से भी बाहर निकल गए और इसीलिए कला में भी आम लोगों की जो आम जिंदगी है उसका चित्रण आधुनिकतावादियों के प्रभाव से बंद सा हो गया।
एक आता था तो एक सहायक पात्र के रूप में, जैसे बुआ है, मौसी है, नौकर है, इसके रूप में आया और उस मूल पात्र की पीड़ा को या तो गहरा कर दिया या उसको हल्का कर दिया या उसको थोड़ा सा मुक्त कर दिया या थोड़ी देर के लिए उसको हंसा दिया। बस इससे ज़्यादा उपयोग नहीं। मुख्य है उस हमारे मूल पात्र की पीड़ा, इसलिए हम उस पीड़ा पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि वही दरअसल जीवन जी रहा है। बाकी लोग तो एक तरह से मशीन की तरह से आए और मशीन की तरह से अपना काम कर दिया। ये जो यथार्थवाद विरोधी जो प्रक्रिया है, ये आधुनिक कला की एक अपनी अलग विशेषता। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिकतावाद ने चित्रकला से लगा करके और आधुनिक फिल्म तक, साहित्य तक, संगीत तक सबको प्रभावित किया और सबको एक अनिर्णय और अनिश्चय की स्थिति में ला करके कथा को हमारे सामने रखा कि जब कथा का कोई संगत अर्थ नहीं निकल रहा, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, वहाँ तक ला करके उन्होंने चित्रण उसका किया। इस आधुनिकतावाद की बहुत आलोचना हुई और ये आलोचना मार्क्सवादी आलोचकों ने बहुत आलोचना की, लेकिन बाद में जाकर के ये आधुनिकतावादियों ने कहा कि मार्क्सवाद भी एक तरह से आधुनिकतावाद का ही हिस्सा है। तो ये एक समावेशी चरित्र है जिसमें विरोधी विचारधाराएं एक साथ आ जाती है, इसलिए इसमें अस्तित्ववाद भी है, इसमें फ्राइड भी है, इसमें दूसरे लेखक, आलोचक, विचारक भी सब शामिल है और सब मिलकर के एक सम्मिलित जीवन दृष्टि जो हमारे सामने वो लाते हैं, जिसमें व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति के प्रयोगों का महत्व, व्यक्ति की सृजना का महत्व, इसके महत्व को स्थापित करते हैं और जीवन की इस जटिलता को अमूर्तन के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं।